आप सभी विद्यार्थियों का नंदित विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 की सब्जेक्ट फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5। आज अपने टॉपिक रहेंगे बेटा न्यूटन की गति का द्वितीय नियम से प्रथम नियम का निगमन। दूसरा टॉपिक रहेगा आवेग, जिसे बल का आवेग भी कहते हैं, और बल के आवेग का समय परिवर्तन के साथ संबंध। तीसरा टॉपिक रहेगा न्यूटन की गति का तृतीय नियम। सबसे पहले हमारी बात क्या होती है कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। तो बेटा मैंने कल आपको क्या पढ़ाया था कि द्वितीय नियम में कि किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुपाती होती है, और जो संवेग परिवर्तन होता है वह कैसा होता है, बल की दिशा में होता है। ठीक है, और अपन ने व्यंजक क्या निकाला था, F बराबर m। तो इसको विशेष ध्यान रखना। प्रथम नियम क्या कहता था उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। प्रथम नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु ग्रामावस्था में है तो वह ग्रामावस्था में रहेगी, और गत्यावस्था में है तो गत्यावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाए, अर्थात F बराबर 0 होना चाहिए। तो अपन ने पूरे नियम को क्लियर कर लिया कि नहीं। अब देखिए इसके नियम का अपन क्या करते हैं, निगमन करते हैं कि द्वितीय नियम से प्रथम नियम का। तो देखिए न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या कहता है, F बराबर m, जैसे कि मैंने अभी हाल आपको बताया। दूसरी क्या है, F बराबर, देखिए मैंने आपको एक बात और बताई थी, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो देखिए a को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t लिख सकते हैं। देखिए समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है। अब क्या किया, इसको मान लीजिए समीकरण, यहां क्या लिख दिया, यदि वस्तु पर बाह्य बल ना लगाया जाए, यही कंडीशन है प्रथम नियम की कि कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। लो हमने ले लिया कि बाह्य बल नहीं लगाया, तो F बराबर क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। जब अपना 0 हो गया तो देखिए यहां पर ये जो अपना डेल्टा v था इसको हम यहां पर छोड़ देंगे और m अपॉन डेल्टा t को यहां पर, तो ये जो भाग में है वह गुणा में, जो गुणा में है भाग, इन सभी राशियों का गुणा 0 के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा 0। तो अर्थात वेग क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो यह क्या दर्शा रहा है, यह इस बात को दर्शा रहा है यदि कोई बाह्य बल ना लगाया जाए किसी वस्तु पर तो उसका वेग 0 होता है। अर्थात यह प्रथम नियम का अनुपालन करता है कि यदि कोई वस्तु ग्रामावस्था में है तो ग्रामावस्था में रहेगी, और गत्यावस्था में है तो वह गत्यावस्था में रहेगी। ठीक है, ये आपका पहला टॉपिक समाप्त होता है। उसके बाद अपन लेते हैं बल का आवेग। तो सबसे पहले बात होती है बल का आवेग किसे कहते हैं। बेटा आपने कभी क्रिकेट में गेंद तो पकड़ी होगी, खेले होंगे, आप लोगों ने क्रिकेट खेला होगा, या कोई चीज किसी ने आपको फेंक के दी होगी तो उसको आपने पकड़ा होगा। जब कोई वस्तु को आपको फेंक करके दी जाती है तो आपने इसको कैच किया तो वो क्या हो गया, आपने उसको पीछे की ओर ले जाते हैं। अगर आप उसको पीछे की ओर नहीं ले जाएंगे तो क्या होगा बॉल को, तो बॉल क्या होगा, आपके हाथ से छिटक के आगे की ओर गिर जाएगी। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, बॉल आगे आपके हाथों में भी जोर की लग जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है कि यदि किसी वस्तु पर अल्प समय अंतराल के लिए बल लगाया जाए तो इसको क्या कहते हैं, बल का आवेग कहते हैं। इससे क्या हो जाता है कि जो उसकी गति होती है वह धीरे हो जाती है। ठीक है, इसको मैं पूरी डेफिनेशन रूप में आपको बताता हूं कि जब किसी वस्तु पर अल्प समय के अंतराल के लिए बल लगाया जाता है तो बल और समय के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, सीधा अपना टॉपिक से भी क्लियर हो रहा है। देखिए बल का आवेग किसे कहते हैं, किसी वस्तु पर लगाए गए बल और उस पर अल्प समय के लिए लगे समय अंतराल के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, बल का आवेग कहते हैं। यानी कि अल्प समय के लिए किसी वस्तु पर लगाए गए बल के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, बल का आवेग कहते हैं, और इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है आपका टाउ। यहां पर आप देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि मात्रक कैसे लिखें सर जी, देखो बेटा बिल्कुल सरल होता है कि मात्रक कैसे लिखें। बल को किस में नापते हैं, न्यूटन में नापते हैं, और समय को किस में नापते हैं, सेकंड। तो सीधी बात क्या निकल आई, न्यूटन इनटू सेकंड। क्या निकल आया, न्यूटन इनटू सेकंड इसका मात्रक निकल आया। अगर विमीय सूत्र की चर्चा कर ले तो भैया विमीय सूत्र जो न्यूटन है अपना क्या है, mlt इनवर्स स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, अपना mlt इनवर्स स्क्वायर होता है न्यूटन का। ठीक है, इसमें सेकंड और गुणनफल भी आ गया, तो जब सेकंड इसमें गुणनफल भी आया, ये प्लस की पावर लेके चलेगा, ये माइनस की पावर, तो एक पावर उल्टी घट जाएगी, तो क्या आ जाएगा mlt इनवर्स।
तो ये क्या आ गया अपना बल के आवेग का विमीय सूत्र आ गया। लोग याद भी नहीं करना है, अपन को याद भी नहीं करना है, मात्र उसको देख करके ये चीजें लिखी जा सकती है। ठीक है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेग और संवेग परिवर्तन के साथ संबंध। तो क्या कहता है इसमें, एक प्रश्न दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि बल का आवेग उसमें संवेग परिवर्तन के दर के अनुपाती होता है या उसके बराबर होता है। तो देखिए आवेग और संवेग परिवर्तन में मान लीजिए कोई किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और जब उस वस्तु को पकड़ा गया तब उसका अंतिम वेग क्या हुआ, v हो गया, जिसके कारण उस पर बल कितना लग जाता है, F लगता है। कितने समय अंतराल के लिए लगता है, डेल्टा t समय अंतराल के लिए लगता है। तो उसका औसत वेग क्या हो जाएगा, मतलब औसत वेग क्या हो जाएगा कि जितने समय अंतराल के लिए अपन ने लगाया, तो डेल्टा v बराबर v माइनस v, यानी कि इन दोनों का प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का अंतर हो जाएगा। परंतु न्यूटन का गति का नियम हमसे ये कहता है कि F बराबर m, संवेग परिवर्तन होता है कि नहीं होता है, F बराबर m हो गया। परंतु किसी वस्तु में समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा t जो भाग में ही यहाँ पर गुणा में जाए तो f डेल्टा t आ गया और ये m डेल्टा t। आप क्या जानते हैं, द्रव्यमान सहित वेग के गुणनफल को अपन संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान सहित वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो m डेल्टा v आ गया आपका यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेल्टा आया है, इसी यहाँ रखिए, यहाँ पर डेल्टा p लिखेंगे। अगर यहाँ डेल्टा ना आता बेटा तो यहाँ पर डेल्टा p बिल्कुल भी नहीं लिखते और f डेल्टा t। तो आप क्या जानते हैं, f डेल्टा t क्या है, ये तो भैया बल का आवेग है टाउ। तो अपन ने क्या लिख दिया, f डेल्टा t की जगह पर टाउ लिख दिया और m डेल्टा v अपना हो गया, ये डेल्टा p हो गया। तो ये क्या हो गया, बल का आवेग अर्थात आवेग और संवेग परिवर्तन के बीच संबंध हो गया। ये अपना टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। तीसरा टॉपिक अपना क्या था, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। न्यूटन की गति का तृतीय नियम, न्यूटन क्या कहता है, न्यूटन क्या, ये बात सर्वथा सत्य है और ये नियम भी है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि आप, ये तो हो गया अपना नियम। अब इसका एग्जांपल लीजिए आप कुएं से कभी पानी खींचा है आपने, हाँ जिसने भी खींचा हो वो देख लेना, और जिसने ना खींचा हो एक बार खींचने की प्रैक्टिस कर लेना। अगर अकस्मात आप कुएं में से पानी की बाल्टी खींच रहे हैं और रस्सी टूट जाए तो आप पीछे हो बाल्टी के अंदर, आप पीछे की ओर गिर जाएंगे और बाल्टी अंदर कुएं में गिर जाएगी। क्या आप पीछे क्यों गिरे, बाल्टी गिरी तो गिरी मगर आप पीछे क्यों गिरे, कारण ये थे कि जो बाल्टी थी वो नीचे की ओर बल लगा रही थी और आप बाल्टी पर ऊपर की ओर बल लगा रहे थे। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत बल लगा रहे थे, एक दूसरे के विपरीत, वो नीचे की ओर वो आप पीछे की ओर खींच रहे थे, मगर आप दोनों पर बल अवश्य लग रहा था। तो जैसे ही वो छूट के गिरी तो क्या हुआ कि आप पीछे की ओर गिर गए। तो यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, और उदाहरण के रूप में और आप एक ले लीजिए, कभी रेलवे फाटक से गुजरे होंगे, आप गुजरे होंगे तो वो डंडा लगाता है लंबा, जब लंबा वाला डंडा लगा रहता है ना तो उसके पीछे पत्थर लगे होते हैं, वो एक रस्सी बनी होती है। तो क्या होता है कि जब हम रस्सी को ढीला छोड़ देते हैं तो वजन के कारण ऊपर चली जाती है, और जब उसको अपन तान देते हैं तो वो और बांध देते हैं तो वो नीचे आ जाता है। तो यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया हो, वो वजन के आधार पर चली। और भी कई चीजें हैं, जैसे कि अपन ने टेबल पर किताब रखी, टेबल पर किताब रखी, मैं हाथ में दे देता हूँ, ये आपकी किताब। देखिए ये किताब मुझ पर भी बल आरोपित कर रही है और मैं इसके ऊपर, यानी कि ये बल जो है ना, किताब मुझ पर कहाँ लगा रही है, जैसे कि बेंच रखी है और इस पर एक बुक रखी है, तो ये किताब कहाँ लगा रही है, इधर की ओर, बेंच कहाँ लगा रही है, इस पर ऊपर की ओर। आपको समझ में ना आए ये बात कि सर आप कैसे करेंगे, किताब कैसे बल लगेगी, तो हाथ में लेके देख लेना एक बार, आपको पता पड़ जाएगा कि आपका हाथ की ताकत लगा रहा है ऊपर की ओर, अन्यथा की स्थिति में किताब नीचे। ठीक है, तो यानी कि ये अगर पहली वस्तु है, ये अगर F1 है और ये दूसरी वस्तु है, तो क्या हो जाएगा, F1 बराबर
माइनस है। क्यों लगाया मैंने माइनस? माइनस का चिन्ह मैंने इसलिए लगाया कि उनकी दिशाएं विपरीत है, बल लगाने की दिशाएं विपरीत है, एक ऊपर लगा रहा है और एक नीचे लगा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी न्यूटन की गति का तृतीय नियम और यहाँ पर आपका टॉपिक कंप्लीट।